अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I wish I was a doctor. ओह वाओ Because my opinion is कि doctor are true real heroes. किसी की जान बचाना एक बहुत बड़ी बात है। Yes. And पूरी दुनिया में अभी जो कोविड गुजरा है उसमें डॉक्टर्स को बहुत इज्जत दी गई, जो एक इज्जत नहीं देते थे लोग। और हमारे यहाँ भी ऐसा था कि डॉक्टर्स को जो हमारी फोर्सेस हैं वो सल्यूट करती थी एंड इट वाज पास्ड बाय द हायर ऑफिशियल्स। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज स्पेशली एक बच्चे की जब कोई जान बचाता है तो एक बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स 10 में से 7 लोग वो हैं जो अंडर 5 है जिनको बर्न इंजरीज होती है। अकॉर्डिंग टू बर्न डेटा सेंटर 99% जो इंसिडेंट्स होते हैं बर्न इंजरीज जिनको होती है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट होते हैं। 51% आर बिकॉज ऑफ फ्लेम, जैसे आग की वजह से बच्चे जल जाते हैं, माचिस से खेल रहे हैं उससे वो हो जाता है। 28% जो है वो होता है हॉट वेपर्स या स्कॉल्ड इंजरीज की वजह से, स्कॉल्ड बर्न्स की वजह से। वो ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई गर्म पानी लोग कर रहे होते हैं किचन में, बच्चे पे गिर गया, गर्म चाय गिर गई, गर्म दूध गिर गया, इसकी वजह से 28% होता है। 7.7% जो एक्सीडेंट्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक, कि बच्चों ने जो शॉक्स या एग्जैक्टली हाथ डाल दिया उसमें, चार्जर जहाँ पे कर रहे होते पिंस में वहां पे कर दिया, या कोई तार थी, नंगी तार थी, उसको टच किया उससे करंट लग गया एंड बगैर चप्पल के भी खड़े हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। एंड 6% जो है वो है ब्लास्ट या फायर से, जैसे अक्सर पटाखे बच्चे फाड़ते हैं। 6% और कोई अल्लाह ना करे ब्लास्ट हो जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, कोई रिक्शा फट जाता है, उसकी वजह से जो इंजरीज होती हैं वो अराउंड 6% है। जितनी भी बर्न इंजरीज से लोग आते हैं हॉस्पिटल में 26% लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते। एंड एक और रिपोर्ट है जिसमें एनुअली हर साल एवरेज जो है अराउंड 2,65,000 पीपल डाई बिकॉज ऑफ बर्न इंजरीज। ये एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेट है फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक अस, लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे देयर सो मेनी इश्यूज, ऑलरेडी इतने इश्यूज हैं। ये अवेयरनेस अगर नहीं हुई, लोगों को नहीं पता चला हाउ टू प्रिवेंट दीज। और देखें बच्चे हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ नेग्लेंस। जो पेरेंट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा गलती होती है क्योंकि वो बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते। अगर हम इंटरनेशनल चले जाएं तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है किसी यूके में तो एक उसके साथ एक सोशल सर्विस का बंदा या बंदी लगा देते हैं। वो अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी वहाँ पैदा हुआ है तो वो उसके साथ आएगा आपके घर पे, वो देखेगा कि कोई लकड़ी जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल का कोना तो नहीं निकला हुआ, कोई ऐसी फ्लेमेबल चीजें या एसिड या केमिकल चीजें नहीं पड़ी हुई जो बच्चे की रीच में हो सके। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं होता। और इसी इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए एक नेशनल वाइड कैंपेन स्टार्ट की गई है, इनिशिएट की गई है बाय FOMH, फ्रेंड्स ऑफ मायो हॉस्पिटल। ग्रेट। व्हाट इज FOMH? FOMH एक सोसाइटी है जो वॉलंटरी काम करती है विद मायो हॉस्पिटल टू ब्रिंग देम फंड्स, टू ब्रिंग देम और अच्छी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल नए डिपार्टमेंट्स बनाने के लिए हेल्प आउट करती है और ये वॉलंटरी बेसिस पे। दैट्स अ बिग थिंग। इसको हम फर्दर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कॉन्टैक्ट वो वाली चीज़ें, पर थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि व्हाट इज मायो हॉस्पिटल। इट्स द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। इट वॉज क्रिएटेड इन 1871 और ये नाम आपने अगर समझ में नहीं आ रहा मायो क्या, ये कैसा नाम है, तो जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया के थे उस टाइम पे लॉर्ड मायो, उनके नाम पे ये बनाया गया। प्लस हिज फुल नेम वाज रिचर्ड ब्रूक, 6th ऑफ अर्ल मायो। तो ये एक वो था। इसकी अचीवमेंट बता दूं, 3000 बेड्स अवेलेबल हैं इधर, ठीक है। प्लस यहाँ पे 24 आवर्स की आपको क्लिनिक सर्विस मिलती है। आपका इलाज जो है फ्री में होता है एज लॉन्ग एज यू आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। दैट्स अ बिग थिंग। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। What is important is it's the first pediatric burn unit in Pakistan. ये पहला है of its kind with special medical equipment और doctors, highly trained doctors हैं और ये बच्चों के लिए खास तौर पे बनाया गया है। I tell you why, because 5000 kids जो आते हैं उसमें 90% तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते because of burn injuries। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, 3 दिन पहले एक वाकया हुआ है गुलशन हदीद में। कराची का एक एरिया है गुलशन हदीद, वहाँ पे एक बच्चे एक आग लगी हुई थी, वहाँ से एक बच्चा मिला छोटा सा
एंड उसको एडमिट कर दिया है हॉस्पिटल में, बट आई डोंट नो, अभी इसकी स्टोरी हमें ज़्यादा कवर नहीं हुई, ज़्यादा वो बड़ी नहीं है, अभी पता नहीं चला उस बारे में। आई होप ही सर्वाइव्स, क्योंकि पंजाब में, ये लाहौर में है, कराची में एज सच कुछ बच्चों के लिए या कोई पीडियाट्रिक जो बर्न यूनिट है वो है नहीं, अनफॉर्चुनेटली, ये अफसोस की बात है। दिस बर्निंग यूनिट जो माय हॉस्पिटल बन रहा है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, इट्स द फर्स्ट एंड इस स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब आप समझे कि इतना खूबसूरत बनेगा, ये भी कुछ टाइम में, इट विल टेक लाइक फ्यू मंथ्स टू कंप्लीट, बट ये बहुत बड़ा बन रहा है और बच्चों के लिए स्पेशली बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर दिस ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जो आपकी, जो लाहौर में मेरे ख्याल से 2 हैं, एक जिना है और एक माय हॉस्पिटल है, जो बड़ों का, अडल्ट्स का बर्निंग यूनिट है, बट बच्चों के लिए नहीं था, एंड इट्स द फर्स्ट ऑफ इन काइंड। और बहुत सारी मैं आपको बात बताता हूँ कि जो बर्न विक्टिम्स होते हैं, जिनके साथ बर्न इंजरीज होती हैं, इनकी जो आप क्या कहते हैं मेडिकल सर्विस दी जाती है, उनको केयर की जाती है, उसके बाद मेजॉरिटी तो अपनी जिंदगी गुजार भी नहीं पाते। बहुत सारी ऐसे आपके बोन्स डैमेज होती हैं, वो वॉक नहीं कर पाते, डिफरेंट और डिजीजेस हो जाती हैं। प्लस एक सोसाइटी में हमारा ये भी एक अफसोस के साथ बोल रहा हूँ कि अलमिया है कि अगर कोई बर्न विक्टिम है तो उसको उस नज़र से देखा भी नहीं जाता कि जैसे कि इसकी अगर शक्ल खराब होगी किसी की तो उसको बड़ा एक नीचा दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है एज अ ह्यूमन। सिर्फ शक्ल ही नहीं, यूनुस, बॉडी का कोई भी पार्ट जले आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। एग्जैक्टली काइंडा। अच्छा यूनुस, क्योंकि हमारी जो आवाम देख रही है उसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि जब कोई ज़ख्म होता है या कोई अगर बर्न की बात करें तो सिर्फ ये 3 तरह के ही बर्न्स होते हैं या सिर्फ एक तरह का होता है कि बस ये जल गया, या तो सिलेंडर से या तो किसी केमिकल से या पानी से। आप क्या इसे हाईलाइट कर सकते हैं कि मजीद किस तरह के जो बर्न्स होते हैं? 5 तरह की बर्न इंजरीज होती है, ठीक है, जो जलते हैं लोग। नंबर 1 इज स्कॉल्ड बर्न, जैसे मैंने आपको बताया हॉट वेपर से दूध गिरा, गर्म पानी गिर गया बच्चे पे, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बर्न है फायर, बच्चों के हाथ में माचिस हो जाती है, ठीक है, कुछ जल रहा, अक्सर पेरेंट्स सिगरेट पी रहे होते हैं तो बच्चे ने जाकर जला दिया, हाथ रख दिया, जल गया, तो ये एक होता है। तीसरा जो है वो है केमिकल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हर घर में कहीं ना कहीं एसिड पड़ा होता है वॉशरूम साफ करने के लिए, टाइल साफ करने के लिए, तो बच्चों की अगर रीच में है वो, और अगर ऊपर भी अगर हाथ लगा तो ऊपर से गिर गया बच्चे पे, एसिड बर्न हो गया। फिर है इलेक्ट्रिक, एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रिक होता है कि चार्जिंग जो स्विचेस होते हैं या उससे ब्लास्ट जो वायर्स ऐसी पड़ी होती है जिसमें करंट होता है, उस पर हाथ लगा देते हैं, उससे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एट टाइम्स गैस सिलेंडर फट जाते हैं, जिससे आग लग सकती है घर में। और सबसे ज्यादा जो फायर के जो बर्न्स होते हैं वो होते हैं गैस सिलेंडर के फटने की वजह से। उसकी वजह से 80% 90% बॉडी लोगों की जल जाती है और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं आपको 5वां बताऊंगा, जो कि ना कि सिर्फ बच्चों में तो ऑलमोस्ट नहीं होता इससे इंजरीज, लेकिन बड़ों में, अडल्ट्स में बड़ा होता है। ब्रेक के बाद बताऊंगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कौन कौन सी बर्न इंजरीज से लोग अफेक्ट होते हैं। तो नंबर 1 इज फायर, नंबर 2 स्कॉल्ड बर्न, जिससे जैसे पानी गिरना, किसी पे गर्म दूध गिरना। नंबर 3 इलेक्ट्रिक, जब आप कोई स्विच में हाथ दे देता है बच्चा, कोई नंगी तार होती है करंट वाली, उस पर हाथ लगा देता है। नंबर 4 इज केमिकल एसिड वाला। नंबर 5 एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग जनरेटर्स लगा लेते हैं, तो उसमें करंट भी है, फायर भी पकड़ लेता है, वो उससे बचना है। आई हैव सीन पीपल के वो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाते, 90% 99% की बॉडी डैमेज हो जाती है विद फायर। और I pray and I want people to know कि ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों को कि क्या क्या किया जाए। अच्छा यूनुस, मुझे ये बताएं कि फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये मेरा पर्सनल क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो चुका है, कि जब आपको अचानक से, जैसे आजकल मौसम में सरमा जो है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पानी गर्म करते हैं, उसके बाद जो है वो आप वॉशरूम तक लेकर जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि कहीं उनके ऊपर गिर ना जाए, और चले बिलफर्ज उनके ऊपर गिर गया तो हम कहाँ राब्ता करें? क्योंकि मैंने अब तक ऐसा कोई इदारा नहीं देखा है, खासतौर पर सिंध में भी नहीं देखा, जहाँ फौरी तौर पर एक कॉल करें और आपको जो है वो फर्स्ट एड किया जाए। मैं आपको इसी सवाल का जवाब देता हूँ, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, फायर जो इमरजेंसी, अगर अल्लाह ना करे आपके साथ ये मिसहैप होता है आपके घर में, तो क्या किया जाए फौरन। अगर तो फायर, केमिकल और वो है एसिड है, ये बर्न इंजरीज है, तो पहले तो आपने आग बुझानी है, ठीक है। अगर हाथ पे है, जहाँ कहीं लगी, वो आग बुझानी है, और 20 मिनट तक आपने रनिंग वाटर में अपना हाथ रखना है या वो पार्ट रखना है जो बर्न हुआ है। एक चीज ऐड करना और एक चीज और बोल दूं, और कपड़े फौरन चेंज कराएं, क्योंकि एट टाइम्स बच्चे को पता नहीं चलता कि क्या क्या जल रहा है, उसको फील नहीं होता, उसका दिमाग एकदम से मॉफ हो जाता है,
तो ये बहुत ज़रूरी है जी। यूनिस, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो 20 मिनट्स आपने जो पानी रनिंग वाटर के नीचे जो भी बॉडी का पार्ट आपने रखना है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पानी जो भी आप नल के पानी को यूज़ करते हैं वो वाले पानी से करना है, क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो ठंडे पानी को यूज़ करते हैं, वो आपको पता नहीं होता कितनी लेयर के अंदर जो है वो आपकी स्किन जो है वो बर्न हुई। जी, लूक वार्म वाटर हो। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक जो अगर आपको बर्न होता है तो आपने फ़ौरन मेडिकल हेल्प सीख करनी है, फ़ौरन। मतलब उसमें आप आग तो बुझाएं ऑब्वियसली जो होता है, बट आपने हॉस्पिटल जाना या करना। मैं आपको बताता हूँ राब्ता कैसे किया जाए लोगों से। नेशन वाइड जो इमरजेंसी नंबर है वो 115 है, 154 इमरजेंसी है एंड 1122 फॉर लाहौर है। प्लस ये जो अवेयरनेस स्टार्ट की है FOMH के जानिब से, आई वुड लाइक टू गिव दिस नंबर आउट कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी उनकी इजाज़त से मैंने ये नंबर आपको दे रहा हूँ कि आपने कुछ भी पूछना है इस अवेयरनेस कैंपेन के बारे में क्या क्या है, और अपने अल्लाह ना करे आपके बच्चे के साथ हुआ है मिस साहब तो कैसे ये आपको हेल्प आउट करेंगे। माय हॉस्पिटल में इनके वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं। आई वुड लाइक टू गिव आउट द नंबर। अगर आप इस अवेयरनेस कैंपेन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे भी लगा देते हैं और मैं बोल भी देता हूँ, इट्स 0300 845 4694। तो कुछ भी इस कैंपेन से रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करें और आपको बताएंगे और फर्दर ज़्यादा एलैबोरेट करके समझा सकते हैं कि हाउ टू वर्क इन इमरजेंसीज। दैट्स रियली अमेजिंग। और मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है वो कहूँगी ख़ास तौर पर पेरेंट्स से, उनकी बहुत बड़ी, देखिए कोई भी अवेयरनेस जब आपको दी जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको हर वक्त जो है वो आपको अवेयर करते रहते हैं कि ये नुकसान हो सकता है, आपको ये नुकसान हो सकता है। हर चीज़ के लिए एहतियात हमेशा अफसोस से बेहतर है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो ख्याल रखें कि आपने किस तरह से, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे उनको आगे लेकर चलना है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने कहा था पर्सनली जो है वो मैंने ये फील भी किया है, जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ भी ये हादसा हुआ था जलने का, कि वो गर्म पानी जो है वो अचानक से मेरे ऊपर गिरा था। और अल्लाह का शुक्र है कि चेहरा जो है वो मेरा मतलब इतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी देर होने के लिए, जब एक होता है ना कि आपको पता नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो देर हो गई थी। जब देर हुई तो आपकी जो शर्ट है वो आपकी स्किन के साथ बिल्कुल चिपक जाती है, और जब वो बिल्कुल चिपक जाती है तो इसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो वो शर्ट निकालने के चक्कर में आपकी पूरी स्किन निकल जाती है। और वो एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल मरहला था मेरे लिए। और अब ज़ाहिर सी बात है, इस पर बहुत बड़ा जो है वो काम किया जा रहा है, आपको अवेयरनेस दी जा रही है। हमारा यही मकसद होता है कि हम आपको अवेयर कर सकें, क्योंकि ये मौसम सरमा है और मौसम सरमा में इस तरह के जो हादसा होते हैं उसमें इजाफा होता जाता है। बिल्कुल, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं और विंटर्स में इस तरह के हादसा ज़्यादा पाए जाते हैं। यूजुअली लोग विंटर्स में ज़्यादा सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने पिछले शोज़ में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि सर्दी है और गैस नहीं आ रही है, तो उसके ऑल्टरनेटिव के लिए हम सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे घरों में हादसा होते हैं, क्योंकि बर्निंग जो है ये एक इस तरह का वाक़या कि इससे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, और उसके बाद लोग आफ्टरवर्ड्स जो उसके प्रोसीजर्स हैं वो भी बहुत मुश्किल है, लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। दैन एक दफ़ा जो आपकी ओरिजिनल चीज़ डैमेज हो जाती है वो वापस से रिवर्स नहीं हो पाती है। तो ये पीडियाट्रिक बर्न यूनिट जो उन्होंने खोला है, ये FOMH की जानिब से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और इससे पहले थे, लेकिन पंजाब में ये बहुत ही बड़े बेसिस पर है। इनके जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, उनके पास सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं। और सबसे शाउट आउट आपने दिया यूनिस बहुत अच्छे तरीके से FOMH की तरफ से, लाइक जो फ्रेंड्स ऑफ मेयो हॉस्पिटल की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया है, और ये बहुत बड़े पैमाने पे लिया गया, और इसको स्पेशली इट नीड्स टू बी अनाउंस्ड ऑन अ फुल स्केल, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि ऐसे यूनिट्स, ऐसे इदारे बहुत कम है जो लोगों को फौरी सर्विसेज मुहैया करें और इतने अच्छे पैमाने पे करें कि लोग उसके बाद, मुझे पता है कि जैसे कायनात, सना और शिया, यूनिस, आप सबके साथ कोई ना कोई हादसा बचपन में या जानने में, दोस्तों में, सर्कल में सुनने में आता रहता है। तो मैंने आज तक नहीं सुना कि बर्निंग इंसिडेंट के बाद इतनी अच्छी तरीके से किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की गई हों, और उसके बाद वो स्पेशली चिल्ड्रंस, और उसके बाद होता क्या है कि लोग आगे बैठ के अपने किस्से शेयर कर रहे होते हैं बहुत ही दुखी और अफसरदा अंदाज में, लेकिन उनके पास ये बोलने को नहीं होता कि हमें उसके साथ साथ यहाँ से अच्छी चीज़ मिली थी और हमने यहाँ से कोप अप किया और आज हम सही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ और इंशाल्लाह मैं प्रे करती हूँ कि ये जो इन्होंने इदारा है, ये अभी बन रहा है, ये इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप इससे फैज़याब हो सकते हैं इंशाल्लाह।
वैसे तो बहुत ही माशाल्लाह से आप सब ने बहुत अच्छा, क्योंकि ये सदका जारिया है जब आप किसी को गाइड करते हैं, क्योंकि यूनस ने बहुत बहुत अच्छा बताया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि जो इंसान जला हुआ होता है, फॉर एग्जांपल अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग जो है एग्जांपल देते हैं कि दूध से जो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये बर्निंग है ना कहीं जो है ना सबसे ज़्यादा एक डूबने का, पानी में डूबने का, और बर्न जो जल कर मरता है, जो जल के इस दुनिया से मतलब कहते हैं ना कि कूच कर जाते हैं, उनका भी ये जो पेन है आप देख भी नहीं सकते। डॉक्टर्स, अच्छा बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूनस आपने इनके बारे में बताया, तो मैं भी यहाँ पे कहूँगी कि जब मैं इनको रिसर्च करी थी, थोड़ा सर्च करी थी कि क्या क्या प्रोवाइड किया है इन्होंने, इनके डॉक्टर्स कितने स्पेशल है, और थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि यूनस ने बच्चों पर बहुत फोकस किया है। 12 ईयर ओल्ड या 11-12 साल की उम्र थी, और इलेक्ट्रिक बर्न हीटर से जो है, मैं इस्लामाबाद गए थे हम लोग छुट्टियों पर, और मैं हीटर के ना ऐसे ऊपर करके ऐसे करके हाथ सुखा रही थी, और बहुत सख्त सर्दी थी, और इलेक्ट्रिक बर्न इतना ज़्यादा मैंने वो कर लिया था कि वो गर्म हो रहा था। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक बर्न का आपको ये होता है कि आग तो नहीं निकल रही होती, वो जस्ट गर्म हो रहा होता है, फ़ौरन से 5 मिनट में आपकी स्किन जो है ना ऐसे होने लग जाती है कि जैसे वो हल्की हल्की बर्न कर रही है। उससे मेरी पूरी लेग जल गई थी, और जब जल गई थी तो उस पे ना मामा ने फ़ौरन टूथपेस्ट लगा दिया था, और ठंडा पानी टूथपेस्ट, जैसे कि आपने कहा कि नलके का नहीं, वो आइस निकाल के ना, मतलब पैनिक हो गया था कंडीशन। तो माँ को क्या, मतलब उस टाइम मामा ने जो सोचा कि मेरी बेटी को किसी तरह आराम है, क्योंकि मैं बहुत चीख रही थी, और जैसे ही हुआ तो मैं सो गई, मैं रात को सो गई। अब मुझे ये पता नहीं था कि जले हुए इंसान को ना कपड़े वो दोबारा पहनकर उस तरह से नहीं, उस टाइम उसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही छोड़ देते ओपन। तो मैंने तो लाइक यू नो आई जस्ट वेयर द ट्राउजर, और मैं सो गई, और जब सुबह उठी तो इतने मोटे मोटे छाले, और मोटे मोटे छाले, और मम्मा देख के डर गई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उस टाइम मुझे रियलाइज, हम इस्लामाबाद में थे तो यूनिट वगैरह ये बर्निंग यूनिट पे गए, तो उन्होंने कहा कि ये छाले कटेंगे, बच्ची को दर्द होगा, और दर्द होगा, इसका प्रोसेस ऐसा है। ये मैं प्रोसेस इसलिए बता रही थी कि मैं उस चीज़ से गुजर गई हूँ। तो जब वो चीज़ें, तो निशान आ गए। मैंने 3 सर्जरीज करवाई हैं, और 3 सर्जरीज के बाद भी वो निशान वैसे के वैसे ही रहा है। तो बर्निंग यूनिट का उस टाइम हमें इस तरह से कहीं ना कहीं, मुझे उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिली, मैं इस्लामाबाद में थी, लेकिन अभी जब मैं इनको पढ़ रही थी तो मैंने ये सुना है कि ना कि सिर्फ ये आपको उस टाइम अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, आप मेक श्योर करते हैं कि जो चीज़ आपकी जो जली हुई है दोबारा वैसी स्किन नहीं आ सकती, ये फैक्ट है। लेकिन बहुत हद तक इन्होंने ट्रीट किया, क्योंकि फ्री फंडिंग है, लाइक फ्री इन सेंस के फ्री ट्रीटमेंट से, अगर आप लोग चाहें तो इसी नंबर पे डोनेशन के लिए भी आप उन्हें डोनेट भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह की कोई भी यूनिट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले ये बताना चाहूँगी कि ना कि सिर्फ ये वाली बर्निंग, हम जो हीटर, अब क्योंकि यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं है जैसे कोयटा साइड पे या इस्लामाबाद साइड पे, पंजाब साइड पे हीटर्स जो लोग लगा के रात में सो जाते हैं, तो जो उसकी गैस है उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। तो आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें आपके फीडबैक की ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आप उनको अवेयरनेस दें, आप इस यूनिट के बारे में बताएं जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सदका जारिया है। और अभी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक के बाद होंगे हमारे और आप लोगों के डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें आप लोगों ने भी अपना इनपुट देना है हमें कॉमेंट्स और अप्रिशिएट करके। वेलकम बैक। कायनात, ये तो आपने, जैसे आप बेबी थी, मतलब छोटी बच्ची थी, आपने अपना हादसा शेयर किया, इसी तरीके से ये अवेयरनेस का एक जो मैसेज है, मैं स्पेशली वालिदैन को कहना चाहती हूँ कि आप ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी तो खुद ले सकते हैं। स्पेशली बाहर बच्चे जब निकलते हैं तो उनकी आदत होती है पोल से लटकते हैं, खेलते हैं, उसको टच करते हैं, तो आप अपने बच्चों को ख़ास तौर से ये समझाएं और ये नसीहत दें कि आपने बेटा खंभों को टच नहीं करना, उससे करंट लगने का खदशा है। और दूसरा बहुत अहम मैसेज मैं यहाँ देना चाहती हूँ वालिदैन के लिए कि प्लीज़ इस चीज़ पर भी थोड़ा सा गौर फिक्र करें कि पूरी दुनिया में वैसे तो जाते हैं बच्चे स्कूल वैन्स में, लेकिन साउथ एशिया रीजन में स्पेशली ये मसला सामने आता है कि वहाँ लोग, वालिदैन इस चीज़ पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि उनके जो बच्चे जिस वैन में बैठ के जा रहे हैं उसमें जो सिलेंडर लगा हुआ है, क्या आपने कभी उनको रोक के पूछे कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है? ये वो फट भी सकते हैं, और उसके फटने की वजह से आप देखें यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ में लातादाद बच्चों की जाने गई हैं, और ये एक इतनी अहम बात है जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। खुदारा इसको ना निगलेक्ट करें, आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, तो सिर्फ उसे
स्कूल की वैन में बिठा के ना सोचेंगे वो सेफली स्कूल पहुंच जाएंगे। हर चीज़ की जांच पड़ताल करें, क्योंकि आगे के रोने से अच्छे आज आप एहतियात कर लें। I just want to add my story, मैं जल्दी से अपनी स्टोरी बता दूं कि I was very young, I was like 10-11 years old. I was at my uncle's house, मामू के घर पे था मैं, और मुझे याद है कि मैंने एक स्विच में ना हाथ डाल दिया था, एंड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ से करंट गया और यहाँ से निकल गया और मैं बेहोश हो गया। और मैं उठा हूँ तो मुझे पता कि मैंने गलत किया था, क्योंकि सब मना भी कर रहे थे, मैंने डाल दिया था हाथ। तो मुझे एक थप्पड़ पड़ा अपनी अम्मी का उल्टे हाथ का। उसके बाद से मैंने कभी किसी स्विच में हाथ नहीं डाला। तो ये बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं मेरी तरह, जिनको थप्पड़ मार के बताना पड़ता है बेटा ये नहीं करो। Exactly. और कुछ बच्चे होते हैं जो समझ जाते हैं, उनको प्यार से समझाएं कि आपने खंभों को हाथ नहीं लगाना, आपने स्विच में हाथ नहीं डालना, आपने किचन में नहीं आना, आपने माचिस से नहीं खेलना। तो ये बच्चों को आप समझाएंगे। और ये देखिए एक हमारा जो एक लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो बच्चे को ज्यादा इतना नहीं देखते, उसकी केयर नहीं करते। उधर ज्यादा केसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें अपर क्लास या मिडिल क्लास की बात। जो लोअर क्लास है उनके लिए जरूरी है कि अपने बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि बच्चों बहुत एक चीज समझे, कोई बच्चे की डेथ होती है तो वो एक अलग फीलिंग होती है फॉर द पेरेंट्स। तो वो उसका आप वेट ही क्यों कर रहे हैं, आप पहले ही समझा दें। अगर बच्चा नहीं देखे, मैं नहीं कहता कि बच्चे पे हाथ उठाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ही जिद्दी है मेरी तरह तो एक दो लगा दें। मैं भी इसमें एक स्टोरी ऐड करना चाहूँगी। हमारी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, वो छोटा सा एक बच्चा था और घर में अकेला था। मैं उन माओं की बात करना चाह रही हूँ, उन पेरेंट्स की बात करना चाह रही हूँ जो कि वर्किंग वूमेन है या फादर भी काम पर जाते हैं, तो बच्चे घर में अकेले होते हैं। तो उनके लिए ये बात स्पेशली उनको ये वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि जब आप लोग घर से बाहर जा रहे होते हैं तो घर में बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं जी 17 इयर्स का या 15 साल का बच्चा भी जो होता है ना, जब कोई ऐसी आफत आने वाली होती है वो भी नादान हो जाता है। उसके साथ भी ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और उसके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो छोटा बच्चा, मेरे ख्याल में 11 या 12 साल का वो बच्चा था और उसकी डेथ हो गई थी। उसने क्या किया कि घर में उसको भूख लगी, वो घर में अकेला था, उसकी माँ जो चली गई, तो उसका एक चाचू होता था घर पे और वो उसको टेक केयर करता था। वो बाहर चला गया, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही बैठा हुआ था, कह रहे कि क्या करेगा, टीवी तो देख रहा है। उसको भूख लगी, उसने अपने चाचू से कोई बात नहीं की, कोई डिस्कस नहीं किया। उसने अपना जो फ्लैम खोला, चूल्हे का फ्लैम खोला और वो कितनी देर तक माचिस को चलाता रहा, वो नहीं चला। जब वो फाइनली जब वो गैस जो था वो फैल गया, उसके बाद जब उसने चलाया तो पूरा ब्लास्ट हो गया। वो बच्चे का 1% भी चांस नहीं था कि वो बच जाता। बट मैं उन माओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब ये माशाल्लाह से यूनस ने काफ़ी ब्रीफ करके बताई है, अनम ने, कायनात ने, सना ने बहुत अच्छे से हर चीज़ को ब्रीफ किया है। बट मैं भी उन माओं के लिए, उन फादर्स के लिए जो कि मतलब माँ की भी डेथ हो जाती है तो फादर अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, तो वो सारा दिन घर पे नहीं रुक सकते ना अपने बच्चों के पास। बट मैं ये कहती हूँ कि टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई बड़ा होना बहुत ज़रूरी है घर में। तो इसी के साथ मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को कैमोफ्लेज के बारे में पता होगा कि कैमोफ्लेज जो है वो उसमें आग नहीं लगती। तो हमारी एक बहुत अच्छी बहन है, उनका नाम है तैयबा यूनस। उन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हैं और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर थीसिस रिसर्च किया है। वो ये इसके ऊपर काम कर रही हैं कि हमारे जो फौजी आर्मी जो भाई हैं उनके लिए ये पूरा कैमोफ्लेज सूट बनाया जाए और उनको जो है ये प्रोवाइड किया जाए। उनकी ये मतलब अपील है हुकूमत से कि उनको जो है वो सर्च किया जाए या उनके साथ ताउन किया जाए इस चीज़ के ऊपर कि वो अपने भाइयों के लिए चीज़ बना सकें। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कैमोफ्लेज पूरा जो है वो दरख्त की तरह होता है, उसमें पूरे पत्ते और वो पूरा मटेरियल ही ऐसा होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब ये रेस्टोरेंट में, होटल्स में ये अब ये एम्प्लॉयज़ को देते हैं, ख़ास तौर पे फूड एंड बेवरेजेस में ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको बताती हुई चलूँ कि इस पे आग नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा बर्न होकर फिर ये कपड़ा बनता है। अच्छा, इसकी जो इंस्पिरेशंस है वो ट्री बाग से ली गई है और क्योंकि उनको डिज़ाइन करना था, वैसे फ़ौज के लिए बेसिकली उनको डिज़ाइन करना था, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से अपने इंस्पिरेशंस जो है वो वहाँ से उन्होंने ली है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो कपड़ा है वो काफ़ी, वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, इनके ऊपर उनका पूरा माइंड है कि मुझे टेक्सटाइल जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो डिफरेंट तो भरे पड़े हैं बाजार में, बट ये जो है ये जो चीज़ लेकर आई हैं हमारी ताइबा यूनस, तो मैं कहती हूँ कि हेड्स ऑफ।
और सबसे Very good. अच्छा तो मोटो मुझे लगा जो आपने इसको डिटेलिंग में बताया कि स्पेसिफिक जो है वो आर्मी ऑफिसर्स या Exactly. आर्म ऑफिसर्स के लिए जो है वो यूज़ करना चाहती हैं और वो आई थिंक गवर्नमेंट से वो अपील ही कर अपील रही कर है रही कि हैं। उनकी हेल्प की जाए। तो डेफिनेटली इस तरह की जो भी चीज़ें अगर हम अपनी फोर्सेस के साथ ऑनेस्टी दिखाते हैं और सिंसियरिटी दिखाते हैं तो ये चीज़ हमें सुन के बहुत खुशी होती है कि आजकल की यूथ जो है सिवाय पैसे कमाने के लिए या अपने मफाद के लिए कोई चीज़ करने के बजाय अपनी फोर्सेस, अपनी गवर्नमेंट, अपनी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें और इकदाम कर रही है। That's अच्छा really कायनात, amazing इसमें और- एक और बात आपके साथ ऐड करना चाहूँगी कि इन्होंने टॉप किया है अपनी थीसिस में। ये इन्होंने जब ये चीज़ बनाई तो उनके टीचर्स को, उनके जो ऑनर थे, उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट, डिज़ाइनर जो होते हैं वो कपड़ा बना के डिज़ाइन करके छोड़ देते हैं, बट इन्होंने कुछ और विजन के साथ इन्होंने ये चीज़ को बनाया, तो इट्स वेरी नाइस। आज का कांग्रेट्स शो तैयबा, कांग्रेट्स। यूनिस और अनम, आज का शो तो मुझे लग रहा है कि हम उन लीडर्स या उन फाउंडर्स या उन लोगों के लिए जो है कर रहे हैं जो कोई ना कोई इस माशरे में अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसा होना भी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नीड है कि छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर जो है वो हमारे लीडर्स निकल कर आए, ऐसे लोग निकल कर आए जो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, एंड वी नीड इट। हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है। और अगर तैयबा यूनुस जो है उसने डेफिनेटली इतनी ज़बरदस्त चीज़ अगर बनाई है, देखें आज नहीं तो कल, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद हकीकत में जो है वो इनको हुकूमती ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि इनकी यही चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है एक आइडिया। आप अगर एक आइडिया लेकर आ गए, वही काफ़ी होता है कि आपने फ़ौज के लिए इतना ज़बरदस्त सोचा, ख़ास तौर पर फ़ौज और हमारे वो भाई जो कि आग बुझाने का काम करते हैं, जितने भी फायर ब्रिगेड वाले हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर अपनी जान को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जान हथेली पर रख कर आप वो काम करने जा रहे हैं। रियल हीरोज़ हमारे वो भी हैं जो ख़ास तौर पर अगर कहीं आग लग जाती है, किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो वो मतलब एक एक जान उनकी जितनी एक डॉक्टर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक एक जान बचाने के लिए उसकी बड़े कंधों पे जिम्मेदारियाँ होती है, इसी तरह से जो हमारी ये फायर ब्रिगेड अमला होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी घर में आग लग गई, तो कोई बंदा अगर अंदर फंसा हुआ है तो उसको किस तरह से बाहर जो है वो सिक्योर करके लाना है, रेस्क्यू करना है। सो हमारे वो भी हीरो है जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अच्छा सना, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप ये ड्रेस पहन लेंगे उसके बाद आप दरख्त में आप बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे। Exactly. ये पूरा सूट जो है वो आपको बिल्कुल भी विजिबल होने नहीं देगा। एग्जैक्टली तो ज़्यादातर ऐसा होता है उर्शिया कि हमारे जो जितने भी फौजी भाई हैं जब सरहदों पर जंग होती है तो उसमें आपको इस तरह से प्रिटेंड करना पड़ता है कि आप नजर ना आए, तो उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो पूरा उसी तरह का डिजाइन होता है। क्योंकि जंगलों में खास तौर पर जो है वो लड़ाइयाँ जब वॉर होती है जंगलों की तरफ होती है तो वो लेट जाते हैं बिल्कुल और पत्ते वगैरह हो जाते से डाल देते हैं, तो पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई फौजी है या नहीं है। ये कैमोफ्लेज इज अ डिजाइन बेसिकली, वो होता है छुपने के लिए। Exactly. बेसिकली ये जो है एक फाइबर और कॉटन का ब्लेंड होता है, मोटर एक्रिलिक एक फाइबर है, उससे होता है, ये नॉन फ्लेमेबल होता है। ये बनता ही उसको जला जला के बनाते हैं तो ये फिर बर्न नहीं होता, एंड इट डज नॉट कैचेस फायर। या इट डजंट कैच फायर। और कैमोफ्लेज जो है, क्योंकि आर्मी, दुनिया की आर्मीज के अगर आपने यूनिफॉर्म्स देखे हैं तो इट्स ऑलवेज कि अगर वो कोई ग्रीनरी एरिया में वॉर है या मास तो वो ग्रीन होगा, और अगर वो थोड़ा सा डेजर्ट टाइप का है तो वो येलोइश टाइप का होगा। तो इफ यू हैव सीन के आर्मी, जो यूएस आर्मी अफगानिस्तान गई थी, उनका जो डिजाइन ऑफ डिफरेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू देयर यूनिफॉर्म इन वियतनाम दैट वाज डिफरेंट, बिकॉज वहां पे, यहाँ पे डेजर्ट्स थे और यहाँ पे ट्रीज थे। तो इसी बात पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा, क्योंकि अब मूड लाइट करना चाहिए। Exactly. ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक एंटरटेनर जो हमें एंटरटेन करेगा, आप सबको एंटरटेन करेगा, आप सबको भी एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से एंटरटेनिंग ब्रेक के बाद। मेरा नाम है फौज खान, हाँ ये है मेरी कहानी, मेरी अपनी जुबानी, हाँ check 1 2 here we go, check 1 2 थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। खुदकुशी बर्बादी मेरी थी यही जिंदगी, तन्हाई रुसवाई बंदगी, हाँ जाना मुझे चाहिए थी खुशी, देखा मेरी रूह कितनी खाली, उठी तेरी जो डोली, जाना मुझे नहीं पता, मुझे मुझ में थी ऐसी क्या कमी, गुड्डा गुड्डी टूटी हाँ, जोड़ी मेरी टूटी हाँ, खाली ये कहानी हाँ, रात बर्फानी हाँ। I'm your worst nightmare tonight.
Thank you. Whoa, can't even move on the camera. वेलकम बैक पिछले 10 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बात फैक्ट है कि अमेरिका से कुछ भी आता है तो अच्छा आता है, तो ये पूरा पूरा रैपर आया है। किंग कॉन्ग की कामयाबी के बाद पेश कर रहे हैं मोज AKA कॉन्ग खान। The one and only Eunice, ladies and gentlemen. Thank you Moz, how are you? I'm all right, brother. What about you? How are you doing? What's happening these days? Nothing much. I'm just stuck with the camera. I can't even move. You know. Limited resources. Yeah, no, you guys are doing a great job, all the directors and everybody. But let's get advanced. Let's move let's get forward. advanced. Yeah. You can We have just given an order to America. We'll just She get wants to this say super soon. something. Ladies first. Yeah. you can move, but your vibes are moving around in a all studio. Oh, thank you. I'm humbled, man. My That's your favorite boss. lady in the house, Sana. Thank you so My much. favorite. One of my favorite singer. Okay, Moz. good. मतलब सीरियसली मैं इतने सारे सिंगर से हमेशा मिलती हूँ, लेकिन जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, सो यू नो अभी जिस तरह से हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने सॉन्ग जैसे ही स्टार्ट किया, सो वी आर लाइक फ्रीज हो जाते हैं कि किस जोन में हम चले गए। एंड नो डाउट आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू जो आपने कहा था। एंड इनका बहुत बड़ा स्ट्रगल है ना, मैं इनकी थोड़ी सी खुद ये चीज़, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि इनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। मतलब इनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने अपने आप को खुद सपोर्ट किया उसमें। इनको भेज देते हैं, आप बताएं इनके बारे में। सो मॉज, आप मुझे बताएं कि अभी जो हालिया दिन है, क्योंकि आप उस वक्त भी बहुत मसरूफ थे 1 साल पहले, लेकिन अभी क्या हो रहा है? क्या अभी मजीद आपके कॉन्सर्ट वगैरह कोई न्यू सॉन्ग आया है? Wait a minute. How do you guys know each other? बेसिकली ये राज उसके साथ चला गया। No, it's a mystery and people would love to know because आप इतना गहरा ताल्लुक बता रही हैं। We would like to know your इनकी story. struggle story Sure. आप जानती हैं, so. Actually, like I came for this show at Metro Channel. Somebody like asked me to like go for a morning show, so I went there first time, and I bumped into her, and she's the bigger her name, she's so humble. She's very down to earth, and she's a sweetheart. No doubt. So we did the first show that time, and I Talk think show? Sumbul Baji thi, right? यस Sorry. यस सिंबल। Yeah. सो दैट्स रियली चाय अमेजिंग। मंगाओ, और ये दोनों के लिए। मुझे मेरी ऑडियंस के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे मेरी ऑडियंस के लिए और खुद के लिए भी जानना है, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपका ये जो नेम है मोज, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं रैपर्स का और सिंगर्स के नाम जो है वो कुछ डिफरेंट प्रेफर करते हैं कि आप हमें इस शॉर्ट फॉर्म से बुलाएं या इस नाम से बुलाएं। तो ये आपका बाय बर्थ, लाइक आपके मॉम डैड ने आपको ये नाम दिया या आपने कौन खुद चेंज किया है? Yeah. So my name is Moaz Khan, but my stage name is Kong Khan. Yeah. Why Kong? I love the animal, man. It's an aggressive animal. I'm wild, you know, when it comes to my show and stuff. I didn't want to know, but thank you for providing this information. No problem, man. If you need to know more, I'll let you know more. Oh my God. जी उषा, अच्छा, आप रैप कब से कर रहे हैं? आई मीन सिंगिंग कब से कर रहे हैं? Almost like around 10 years now. 10 years. Very 10 nice. years, yeah, long time, man. बचपन से। तो आप कॉन्सर्ट्स भी, सना बता रही थी आपके बारे में कि आप कॉन्सर्ट्स भी करते हैं पाकिस्तान के अलावा, लाइक अमेरिका के अलावा, और कौन से डिफरेंट कंट्रीज में आपने कॉन्सर्ट्स किए हैं? I've been playing almost in like 17 countries. Middle East, big achievement. Dubai, Malaysia, USA, Canada, Thailand. I was in Bangkok last week, and I just got back. It was a great tour. And yeah, I've been playing around. So I do like freelancing concerts now, alhamdulillah. Yeah. I'm trying to work in Pakistan industry, but it's not I shouldn't say that. No, it is bro. It's growing. People are good rappers You're here. allowed to say anything. आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप कह Really? सकते Oh, हैं। that's यहाँ पर। great. My response is very good. This song, which I was just playing, went viral in Pakistan. This was the first song. This was the second song. इससे पहले एक song था जिसका नाम था Psycho Mama. Psycho Mama. This was your own song. This is my own song. wow, That's very right. nice. This song is actually a fusion of rap, qawwali, and church gospel chorus. तो इसमें जो rap का सारा part of music मैंने produce किया है, फिर एक हमारा एक लड़का है, he's like 16-year-old cat, उसका लड़के का नाम है यावर अब्बास, वो qawwali करता है. I picked him from the street, you know, he was on the street. I picked him up from the street. I heard him and I was like,
Come, I want to get you to the studio. Let's work. And you saw the effect. The song went viral. Abu Bacha, mashallah, कबालियाँ कर रहा है इधर मुल्तान और इधर सियालकोट में. And he plays the song. वो अपनी छोटे से हारमोनियम पे ये जो line है वो play करता है. And I'm proud of that kid. Even if he goes and plays at a Mazar, I'm proud of you, y'all. तो आप पाकिस्तान में म्यूजिक को कहाँ वैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से खुद ही 17 कंट्रीज आपने जो है कॉन्सर्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में म्यूजिक का ऐसा कोई लाइक फीचर है यहाँ पे, जो यंगस्टर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर? You want me to be honest? Yeah. Like brutally honest. There's a lot of nepotism, a lot of lobbyism, a lot of what you call agendas. बहुत सारे talented musicians हैं, rappers हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनको मैं जानता हूँ, and they, you know, I meet up a lot of kids and I send them to a lot of channels. इतना talent है ना पाकिस्तान में, इतना talent है ना, I swear कि दुनिया में if you talk about Urdu or Hindi language कहीं नहीं है. You know, Indian rappers right now, they look at us, you know, like हमारी शायरी, हमारा music. The problem is कि वो सारे लड़के जो है ना वो, they walk on the street with me. We walk on the streets. I mean, not me, but them. Yeah, I am specifically questioning about rappers, that do you think rappers would not gonna find their ways in our country because there is not so much scope for the rappers, but for singing it is. Yeah. To be honest. So what do you think about rappers? Because you are a rapper, so I am asking this question to you. Specifically. You know, like we are lost in Sufi music. हम लोग जो है ना सिर्फ शुरू से सूफी म्यूजिक ही सुनते हैं, और वही कोक स्टूडियो का एक ट्रेंड चल गया है, सूफीज़म एंड ऑल दैट. रॉक का एक ट्रेंड चल गया है फ्रॉम आतिफ असलम एंड जुनून. वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड्स, 3 लेजेंड्स थे जिनके कॉन्सर्ट्स में मैं जाना चाहता था, 2 के नहीं गया, 1 पे मैं गया. नंबर 1 टॉप मेरे माय फेवरेट उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, right? Number 2 is Michael Jackson, right? Number 3 is Eminem. I never went to 2 of these people's concert, but I went for Eminem. कहने का मकसद ये है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रैप और सूफी रॉक और सूफी म्यूजिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. पॉप, एग्जैक्टली. इट्स लाइक चेंजिंग. अब आ रहा है रैप लेकिन टाइम लगेगा. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. यू आर सो राइट ऑन दैट. Thank you. It was really nice talking to you. Yeah, thank you so much, Moz. You came to our show. We are very much honored. And inshallah, we would like to request you again sometime to come and perform again with your new original song. Break का time हो गया है, तो मिलते हैं एक छोटे से break के बाद. Welcome back. तो जैसे कि आप सबने सुना, जो हमारे पास एक रैपर आए हुए थे, बहुत ही अच्छी एनर्जी थी और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी और क्या टैलेंट था माशाल्लाह से. वाकई हमें एंटरटेन करके गए, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत एंटरटेन हो रहे होंगे, बिकॉज जो रैपर्स होते हैं उनकी वाइब और उनका जो गाने का होता है ना स्टाइल, वो काफ़ी अलग होता है. और हमारी जो आजकल की जो अपकमिंग यूथ और जनरेशन है वो काफ़ी चले रैप को पसंद करिए. लेकिन अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो हमारे जो वालिदैन हैं वो तो जब भी हम रैप सुने तो वो इतना कुछ खासा पसंद नहीं करते, बट ये आने वाले यूथ को कनेक्ट करते हैं और दुनिया के साथ चलना चाहिए. अगर आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे. तो कहीं ना कहीं दुनिया का दस्तूर है कि अगर आपको कामयाब होना है तो यू शुड बी फॉलोइंग द वर्ल्ड ट्रेंड. सो रैपिंग आगे आने वाला मुझे लगता है फ्यूचर है. जिस तरीके से रैप का बढ़ता चला जा रहा है, सो हमें सपोर्ट करना चाहिए. आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी अलग सी न्यूज़ लेकर आई हूँ. वैसे तो हम रोज़ ही अलग सी न्यूज़ लाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज हम सब बहुत मेहनत करके आते हैं. लेकिन बात ये होती है कि कभी कभी कोई मैं न्यूज़ पढ़ी होती हूँ या किसी चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ये काम है, हमें शो पे आके बात करनी होती है, तो कुछ चीज़ ना आपको बहुत टच करती है. और अगर वो हिस्ट्री से हो, क्योंकि मैं हिस्ट्री की आई एम सीरियसली बहुत बड़ी, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिस्ट्री. मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है और पुरानी चीज़ें, इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है और ख़ुद भी अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो वाई नॉट. और आई होप अनम इट्स नॉट कॉफ़ी. ना इट्स नॉट कॉफ़ी. नहीं, ये कॉफ़ी की बात नहीं है. ये मैं बात करने लगी हूँ एक काफ़ी इनोवेटिव से ये न्यूज़ है. चले मैं आप लोगों का जो है ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और मैं सीधा जंप इन करती हूँ अपने स्टोरी की तरफ. 1896 के दौर की बात है. उस वक्त दुनिया पर इंग्लैंड का राज था, इंग्लैंड रूल करता था. तब वहाँ पे जो कीनिया एक बेसिकली कंट्री है, और कीनिया जो कंट्री है वहाँ पे एक पार्क है और एक सिटी भी, जैसे कि कुछ सिटीज़ के कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं. तो सावो एक सिटी है कीनिया का. कीनिया इज़ अ कंट्री और कीनिया कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट अफ्रीका में. ठीक है, तो गौर से सुनिएगा क्योंकि ये जो मेरी सारी स्टोरी है, ये जो कीनिया का सिटी है सावो, ये उस पर बेस करती है. तो वहाँ का एक नेशनल पार्क था जिसमें एनिमल्स का था
रूल कर ले, समझ लें एनिमल्स वहाँ पे रूल करते थे, जिराफ, लाइन, बट मेनली वहाँ पे जो कब्जा था वो शेरों का था। अब मुझे याद है कि जब 1986 में वहाँ से एक नदी थी और उस नदी से उनको एक पुल बनाना था, एक ब्रिज तामीर करना था, और वो ब्रिज तामीर करने के लिए 5 महीने दिए गए थे। अब 5 महीनों में वहाँ से बहुत सारे मजदूर बुलाए गए, आधे मजदूर इंडिया से लिए गए थे और आधे मजदूर उनके अपने अफ्रीका के थे, बट जो ज़्यादा मिकदार थी मजदूरों की वो उन्होंने इंडिया से ली थी। अब वहाँ पे पुल तामीर हो रहा था और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें अहम किरदार अदा कर रहे थे वो थे इंग्लैंड के एक इंजीनियर जो कि आए थे वहाँ पे सावो में। अब जब भी वो ब्रिज तामीर करने की बात होती या उसकी कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, वो ब्रिज तामीर हो रहा था, बट होता क्या था कि जब भी वहाँ कैंपिंग होती थी, बिकॉज वो एक जंगल था, एनिमल्स का नेशनल पार्क था, तो जब वहाँ पर रात को कैंपिंग करके वहाँ के जो मजदूर थे वो सोते थे, तो 2 शेर, स्पेशली मैं किसी एनिमल की बात नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी लाइन्स पे, वहाँ के जो 2 शेर थे वो आदमखोर थे, वो वहाँ पे आके इंसानों को खाते थे। मतलब जो भी उस पुल के लिए अपनी एफर्ट कर रहा था वो आके उनको ख़त्म कर देते थे। अब वहाँ के लोगों को ये चीज़ काफ़ी अलग सी लगी, क्योंकि जब वो देखते थे कि सुबह हमारा बंदा, पहले वो पूरी उसकी खाल अलग करते थे, फिर आगे मैं आपको एक और बात बताती हूँ मज़े की, जब उनकी ना रात में जब उन्होंने देखा कि हमारे बंदे रोज़ आधे आधे करके ख़त्म हो रहे हैं या शेर आके खा जाते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा फिगर आउट किया कि मतलब शेर इस तरीके से नहीं खाता है, ये एक आम शेर नहीं है, इस शेर में का कुछ मतलब उनको थोड़ा सा ना इस चीज़ पे मसला हुआ कि ये शेर इस तरीके से कैसे बिहेव करें, क्योंकि शेरों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आम तरीके से ऐसे अटैक नहीं करते इंसानों को। तो उन्होंने रात में उन शेरों के जो भी वो फुटप्रिंट्स होते थे वो फॉलो करके गए, तो आगे वो क्या देखते हैं कि एक गार थी। अब उस गार में यू वुड नॉट बिलीव इतना कलेक्शन था ह्यूमन स्केलेटन्स का, खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बाजू पड़े हैं। दिस इज़ एन एबनॉर्मल बिहेवियर, मतलब यूजुअली शेर किसी को मार के एक जगह पे जाके इकट्ठे नहीं करते हैं ह्यूमन स्केलेटन्स, वो खा लिया, अपनी भूख पूरी कर लिया, खुराक के तौर पे इंसानों पर अटैक करते हैं, उसके बाद ख़त्म कहानी। बट ये शेर कुछ अलग थे। जब भी उस ब्रिज को तामीर करने के लिए फिर अगले दिन वो उनको पकड़ने के लिए कुछ उन्होंने लकड़ी का वो बनाया था कि उसमें वो आएंगे, ट्रैप करेंगे और फिर हम इन पे शिकार करेंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वहाँ पे एक लोकल हॉस्पिटल उन्होंने तामीर किया था कैंपिंग करके, क्योंकि उन्हें पता चल गया था। अब जब शेरों ने अटैक करना शुरू किया तो मजदूरों ने काफ़ी खौफ व हरास फैल गया उनमें, और उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारी जान को खतरा है, तो हम ये ब्रिज तामीर नहीं करेंगे। अब उन्होंने वहाँ से जाना शुरू कर दिया कि हम वापस अपनी जगह पे जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं स्टे करेंगे। वो जो एक उसमें एक बहादुर इंसान था जिसका मैंने जिक्र किया, इंग्लैंड से जो एक हीरो था, वो इंजीनियर था बेसिकली, जो इंग्लैंड से आया हुआ था। तो इंजीनियर जो था वो काफ़ी निडर इंसान था और उसने हार नहीं मानी, उसने एक ट्रैप बनाया जिसमें वो शेर को ट्रैप कर सके। लेकिन मज़े की बात यहाँ पे ये है कि शेर को पता चल गया कि आज उसको ट्रैप करने के लिए जाल बनाया जा रहा है। वो उस दिन वहाँ नहीं आया, वैसे वो वहीं आके कैंपिंग में लोगों को खाता था। उस दिन वो वहाँ चला गया जहाँ पे ऑलरेडी जो लोग पहले से बीमार थे शेर की, उसकी वजह से उनकी किसी की टांग नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, बाजू नहीं है, तो वो वहाँ पर चला गया। और जो आधे कुछ बचे इंसान थे उसने पहले अब उनको ख़त्म किया। आप समझ रहे हैं शेर की साइकी, ये जो बिहेवियर है नॉर्मल लाइन्स में नहीं होता है। तो ये चीज़ जब उन्होंने सुबह देखी कि ये कहते कि अब जो है हमें अब हम इससे ज़्यादा एक दिन का और इंतज़ार नहीं कर सकते, तो उसी रात बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ उस इंजीनियर ने सोचा कि मैं इन शेरों का खात्मा कर दूंगा ताकि ये जो है बाकी लोगों की जान लेनी बंद कर दे और इन्हीं को मार दिया जाए। उस बहादुर इंजीनियर ने अपनी राइफल निकाली और उस शेर पे सीधा, मतलब जैसे यूनुस आप मेरे सामने खड़े और वो लड़का यहाँ खड़ा है हीरो और शेर यहाँ है, और वो बिल्कुल उसके सामने वेट कर रहा था कि अभी झपट्टा मारेगा। लेकिन उसने विद इन अ सेकेंड उसकी आंखों में आंखें डाल के वो राइफल से गन शॉट किया और वो वहीं हलाक हो गया, मर गया। अब वो गए और उन्होंने अपनी बॉटल खोली और सेलिब्रेशन करने लग गए कि चलें अब हम आराम से बनाएंगे अपना ये पुल और अब हम मतलब मजे से आज रात चैन की नींद सोएंगे। अब जब सोते हैं तो सुबह देखते हैं कि 2 से 4 बंदे फिर गायब हो जाते हैं उनके। तो उनको लगता है कि एक ही शेर था जो सारी तबाही का जिम्मेदार था, लेकिन पता ये चलता है कि वो 2 शेर थे जो मैन ईटर थे, जो आदमखोर थे और जो अपना खास मतलब जैसे किसी चीज़ की खुन्नस या बदला निकाल रहे हो ना, इस तरीके से। फिर जब अगली उनको पता चला कि अब एक तो मार दिया, अब एक और है, तो फिर उन्होंने उस दूसरे शेर को इन द सेम वे ऐसे ट्रैप करके मारा। अब
आप उन शेरों को अगर देखें, ये हिस्ट्री में इतनी बड़ी बात है, ये कोई आम कहानी है, सिर्फ बच्चों को रात में सुनाने के लिए कहानी सुनाई जाती है। ये वाकई उन्हें आज भी फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन शिकागो रखा गया है, मतलब मसाला लगा के स्टफ करके, वो जो स्टफ करके मतलब जो भी उनके केमिकल्स होते हैं इस तरीके से उनको रखा हुआ है। और अगर आप उन शेरों की आंखों में आंखें डाल के देखें, आपको यकीनन वो खौफ तारियो सारी हो जाएगी कि जिस तरीके से बेदर्दी से वो इंसानों को काट पीट करते थे। ये हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। उस वक्त जो ब्रिटिश थे उनका रूल था, तो ये पुल, खैर मैं पिक्चर्स अपने डायरेक्टर साहब से बोलेंगे वो स्क्रीन पे शाया करेंगे, आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि मैंने पूरी कहानी तो बता दी, लेकिन इस पर एक मूवी बनी है, उसका नाम है द घोस्ट एंड द डार्कनेस। 1996 में ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी और लोगों को इतनी पसंद आई थी क्योंकि उस वक्त जो लोग जिंदा थे उन्होंने एक किस्सा, उनको पता है उस वक्त के लोगों को, तो इस चीज़ को जब लोगों के सामने रखा गया तो काफ़ी पसंद किया गया क्योंकि अब वहाँ के लोग जो थे उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को पसंद किया। इनका मोटिव अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या था, तो उनका ये था कि वो जो है ना जानवरों को, ट्रेन तो नहीं देखती ना, किसी जानवर के लिए रुकती तो उनको मारेंगे, तो वो शेर एक तरह से प्रोटेक्ट करे थे अपने उस टेरिटरी को कि ये हमारी जगह, आप यहाँ पुल नहीं बना सकते। मैडम आपने शेर की बात की ना, ऐसी बहुत सारी यकीन माने हिस्ट्री हैं जिसमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि जो जानवर होता है ना, जब वो किसी का शिकार करता है तो वो जैसे हमारे घर होते हैं तो वो स्पेसिफिक अपना भी एक जो है घर बना देता है जहाँ वो अपना शिकार फ्रीज करके रखता है कि आधा अभी खाया आधा बाद में खाया। तो जो वो बहुत सारी जो बॉडीज के जो स्केलेटन मिले हैं एक ही जगह से, वो इसीलिए मिलते हैं कि वहाँ पर जो शेर होते हैं या दूसरा मगरमच्छ की भी मैं बात करूँ तो ज़्यादातर ये होता है कि वहाँ पर वो आधा खाते हैं और आधा बाद में खाने के लिए एक स्पेसिफिक जगह पर लाकर जो है वो बॉडीज को एग्जैक्टली वो रख लेते हैं। इसी तरह पर एक बात समझ में नहीं आती सना मुझे कि जो इंसान है उसको अगर आप जानवर बोलेंगे ना तो वो बिफर जाएगा, वो गुस्सा करेगा, और जब उसको शेर बोलेंगे वो कहेगा थैंक यू। देखिए ये शेर ज्यादातर इंसान, अगर किसी इंसान को आप शेर कहो तो उसे काफी प्राउड फील होता है, वो इसलिए कि शेर जो है वो जंगल का राजा है और हम कभी ये बात जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे असदुल्ला हो गया और हैदर हो गया, इसकी भी मीनिंग जो है वो शेर की होती है। बिल्कुल सना ठीक कहा, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि जो एनिमल राइट्स वाले हैं वो एनिमल बिहेवियर के बारे में जो सर्च की गई है और रिसर्च करने के बाद सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव जानवर है, सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव जानवर है जो अपने कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपने घर को किसी भी इंसान के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो शेर ही है। और ये मूवी यकीनन मैं देखने वाली हूँ। मूवी का नाम अनम, दोबारा अगर आप हमें बता सके। और ऑडियंस को मैं ये अपील करूँगी कि इस तरह की मूवीज़ ना बच्चों को बहुत अच्छी लगती है लेकिन हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जी, द घोस्ट एंड द डार्कनेस प्लीज जरूर देखिएगा। मैं आपको एक शेर की कहानी बता रहा हूँ, जल्दी से ब्रेक का टाइम हो गया। लंदन में एक शेर है अच्छा, जो रोता रहता है और वो आवाज भी करता रहता है कि मुझे क्यों निकाला। वो बुज़दिल शेर है। खैर शेर की खाल में गीदड़ है। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदद शेर जो हमें एंटरटेन करेगा अपनी परफॉर्मेंस से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी आप देख रही हैं आपके बेटे ने सेकंड पोजीशन हासिल करी है, पूरी क्लास में सब बच्चों के सामने सेकंड पोजीशन हासिल करना कोई हल्की बात नहीं है। फर्स्ट नहीं आई तो क्या हुआ, लेकिन सेकंड पोजीशन आई है तो इस पे कम से कम बाइक तो बनती है। अम्मी बाइक तो बनती है, आपने मुझसे वादा किया था कि बाइक तो बनती है इस पे। काश मेरा, अगर अब्बा मेरा जिंदा होता ना वो तो मुझे सब कुछ दिला देता जो मैं उनको बोलता, लेकिन कोई बात नहीं, आप है मेरे पास तो मुझे बाइक तो बनती है भाई। अम्मी मुझे पता है आप घरों में जाती हैं, मुझसे खुद नहीं देखा जाता, आप लोग दूसरों के घरों में जाके झाड़ू पूछा करती हैं, मुझसे खुद नहीं देखा जाता, लेकिन बस मैं किसी दुकान पे काम कर लेता हूँ, आप ये सब काम छोड़ के घर पे बैठे। मैं जॉब करूँगा, पढ़ूंगा भी साथ में, मुझसे नहीं देखा जाता आप जाके दूसरों के घरों में काम वाम करती हैं, बस आप घर में बैठे काम छोड़ दें। मुझे पता है आप सब कुछ मेरे लिए ही करना चाह रही हैं, लेकिन बस मुझसे नहीं देखा जाता, आप दूसरों के काम घरों में जाके काम करती हैं। नहीं बस मुझे नहीं पता, आप घर में बैठेंगी मैं कोई ना कोई काम करूँगा बस। अच्छा चलें अब आप बस मम्मी आप मेरे लिए ये दुआ ज़रूर करें कि मैं इंशाअल्लाह कुछ बन जाऊँ। एक दिन अगर मैं कुछ जब बन जाऊँगा ना, मैं आपको हर आसाइश दूंगा, आपको बस आप कोई काम नहीं करेंगी, आप घर में बैठिएगा, सब कुछ मैं करूँगा आपके लिए। बिल्कुल यार फुरकान, यार तेरे तो सही मजे लगे हुए भाई, बाइक अयाशी फुल बड़ा बड़ा मोबाइल, कोई पढ़ा वड़ा भी है क्या कर रहा है काम? तेरे अब्बा ने तुझे सही आसाइशें दी हुई है यार। मेरा अगर अब्बा होता ना, यकीन कर मुझे भी वो सब कुछ ला कर देता जो मैं उससे मांगता। क्या कह रहा है, तेरे अब्बा ही देते तुझे कुछ?
अबे तो फिर ये सब कैसे यार, इतनी सारी आसाइशें वगैरह, तेरे पास तो बाइक भी है, मोबाइल भी है, खूब पैसे भी होते हैं तेरी जेब में, क्या अपनी मेहनत से? कैसे यार, बताना यार, तेरा दोस्त हूँ, मैं भी करूँगा यार, तेरे भाई को भी पैसे चाहिए यार, देना। नहीं बता यार। अबे फुरकान दे, करना ख्याल, मैं करूँगा, बोल रहा हूँ मैं करूँगा तेरे साथ। चल 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 प्लीज़ चल चल। अबे ये फुरकान तू मुझे किस जगह ले आया है? कौन है ये सब लोग? अबे यार फुरकान, जी सर, मेरा नाम इबाद खान, इबाद है मेरा नाम। जी सर, मैं फुरकान का दोस्त हूँ, यही मुझे लाया है, मुझे पैसे चाहिए और ये जो काम कर रहा था मुझे भी करना है। नशा? नहीं सर, उस्ताद मुझसे ये काम नहीं होगा, नशा वशा। उस्ताद मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, मेरी वालिदा को पता चल जाएगा। नहीं उस्ताद, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। बे फुरकान पागल हो गया है तू, मैं ये काम नहीं कर सकता, समझा उसको, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता। नहीं मैं नहीं कर सकता ये काम। उस्ताद फुरकान तू समझ नहीं रहा, मेरी माँ को पता चल जाएगा, मैं क्या करूँगा? नहीं, लेकिन मुझे पैसे भी चाहिए। अच्छा सिर्फ एक बार करूँगा उस्ताद, पैसे लूँगा, उसके बाद मैं कभी भी इस जगह नहीं आऊँगा। सही। अच्छा अबे नहीं बे फुरकान, सिगरेट विगरेट मैं नहीं पीता, मैंने कभी स्कूल में सिगरेट का हाथ नहीं लगाया, पागल हो गया? नहीं। अबे अच्छा क्या है ये? नहीं बे, नहीं मैं नहीं पी सकता यार, फेंक इस सब चीज़ों को। अबे उस्ताद मैं बहुत तकलीफ में उस्ताद मुझे एक दफ़ा दे दो, मैं पैसे आपको दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है उस्ताद मैं बहुत तकलीफ में उस्ताद मुझे दे दो, मुझे एक बार नशा दे दो उस्ताद, मैं बाद में आपको पैसे ला के दे दूंगा उस्ताद, अभी मैं बहुत तकलीफ में उस्ताद प्लीज़ दे दो उस्ताद मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ उस्ताद दे दो उस्ताद। हाँ शुरू का महीना है उस्ताद, मिले होंगे मेरी अम्मा को पैसे। मैं उस्ताद आप कहीं जाना नहीं, मैं अभी जाता हूँ, उनसे पैसे चोरी करके उनसे छीन के पैसे लेकर आता हूँ, अभी जा रहा हूँ उस्ताद जाना नहीं उस्ताद मैं बहुत तकलीफ हूँ उस्ताद, जाना नहीं उस्ताद। वेलकम बैक। और लास्ट टाइम भी आए थे हमारे शो में, आपका फीडबैक अच्छा आया और क्या परफॉर्मेंस है, वाह वाह वाह। देखें आई ऑलवेज बिलीव कि कंटेंट इज अबव एनीथिंग, इज अबव एवरीथिंग। एंड प्लीज वेलकम, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू इबाद खान। थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह। अच्छा जिस स्टोरी पे आप काम कर रहे थे, आई मीन जिस कंटेंट पे आप बेसिकली काम कर रहे थे, ये वाकई में एक्चुअली ये होता है जब सर पे माँ बाप नहीं होते या सिर्फ माँ होती है, लुक आफ्टर कर रही होती है और बच्चे टीन एजेस में होते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे दोस्त होते हैं जो आपको इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करवाते हैं। बिल्कुल। आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या चीज़ अच्छी है, और ये चीज़ें तब होती हैं जब बच्चा आई मीन उस एज में होता है, आई मीन 17 या 15 एज में, जब टीन एजेस होती हैं तब ये बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वाकई में, और ये मिडिल क्लास बच्चों के अंदर ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। ये इस बात को आप भी एग्री करेंगे कि जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्मोक के लिए, मुझे लगता है कि स्मोक से ही स्टार्ट होती है स्टेप बाय स्टेप। क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, रिच बॉयज भी करते हैं मगर देखिए अनम, जब पैसों की बात आती है, जैसे कि इनका जो कंटेंट था वो बेसिकली पैसों पर ही था। नहीं, और रिच बच्चे भी चोरी करने लग जाते हैं। हाँ, पॉकेट मनी एक लिमिटेड मिलती होगी ना, ये थोड़ी कि अरबों रुपए जो बेटा नशा एक दफा कर लिया एडिक्शन है, और उसके बाद आप जैसे करते बहुत अच्छी रहते हो। बात की उन्होंने कि सिगरेट से के, और ये नशा करने की जो करवाने की होते हैं ना, जो मौसम में कराने की, वो रीजन भी होता है कि सिगरेट, पहली सिगरेट किसी बंदे ने आज तक अपने पैसों से नहीं पी। बिल्कुल। उसके बाद दोस्त ने पिलाई, एक पफ पर कुछ नहीं होता, और गलत है। स्मोकिंग तो इज अ बैड थिंग, बिल्कुल जिंदगी में कभी नहीं करनी। फॉर गॉड्स सेक आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। बट इबाद, उषा आप कह रही थी? नहीं वो बात मिक्स हो गई तो
अच्छा, मुझे जो बात लगी कि मैं वैसे भी कभी ना माँ और बच्चे की बात पे थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन आपका जो मोटो था, बीइंग अ एक्टर, आपके पास स्क्रिप्ट होता है, कुछ स्क्रिप्ट आप खुद चूज करना चाहते हैं। आपने जो ये सोशल मैसेज दिया है, एक तो आपने क्या बताया सबसे पहले कि आप अपनी माँ को दिलासे देते कि मुझे पसंद नहीं है कि आप घरों में जाके काम करें। वहाँ एक आप अच्छे बच्चे थे और आप इवन लाइक पोजीशन होल्डर बच्चे थे, राइट? जी। वो दोस्त में एक जेलिसी, आपने वो जो इतना आहिस्ता हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर किया, मुझे लिटरली इतना अच्छा लगा है। और मैं आपके सामने ही बोल रही हूँ कि अगर मुझे कभी कोई राइटर मुझसे पूछे कि किस थीम पर, तो मैं शायद आपका ये वाला आइडिया मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि इस आइडिया पे कोई ड्रामा बनना चाहिए, कोई टेलीफिल्म बननी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत एक्ट किया, सीरियसली वी लव इट। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आपने दोस्तों को ज़रूर मेंशन किया और आपने आसपास के माहौल को। मैं आपसे एक सवाल सिर्फ पूछूंगी, वो सवाल मेरा ये होगा कि कहीं ना कहीं क्या पता आपको देखकर बहुत सारे लोग ऐसे हों जो, एक होता है ना कि अपनी एज के बंदे को अगर देखते हैं वो सबक सीखते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप जो अवाम हमारे देख रहे हैं उनको एक मैसेज दे कि आपने स्मोक नहीं करनी, कभी नहीं करनी ना कोई। आपने एक होता है, आई एम सॉरी अभी हम नेशनल टीवी पर बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले सकती जितने नशे होते हैं। हमारी लड़कियां, हमारी जो कॉलेज में स्टूडेंट हैं, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसी लड़कियों को देखा है जो आजकल लड़कों से ज्यादा स्मोक करती हुई नजर आती है लड़कियां। एग्जैक्टली, उनको लगता है कि एक कश अगर वो मारेंगी तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। एग्जैक्टली, फैशन। आप उनको किस तरह से मैसेज देंगे? और मैं चाहती हूँ उनको बिल्कुल उसी तरह समझाए जिस तरह आपको आपकी अम्मी समझा। और सना दूसरी चीज ये है, एक सेकेंड, कि चेन स्मोकर बन जाते हैं जब वो आप स्टेप बाय स्टेप आप जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो एट द एंड उनकी डेस्परेशन है, कुछ नहीं बन सकते, वो तबाही है उनकी, Obviously, बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। But seriously again, मतलब ये चीज। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे ये आप सोच के लाए थे स्क्रिप्ट? बात आप जी, ये मैंने रात बैठ के मोनोलॉग खुद बनाया था और फिर रात में मैंने प्रैक्टिस करी, आफ्टर फजर फिर मैं सोया तो कुछ देखा आपने अपने आसपास किसी जी, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ इन सब चीज़ों से। मैंने बहुत क्लोज से देखा है, मेरे बहुत से करीब के दोस्त, बहुत से क्लोज वंस को मैंने तबाह होते हुए देखा है, अपनी ज़िंदगी, अपना करियर खराब बर्बाद करते हुए देखा है, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स, इसकी वजह से। तो मुझे था कि ये इसको कुछ ना कुछ तरीके से मैं भी कुछ बनूँ रीज़न कि मैं इस बात को आगे पहुँचाऊँ। कोई मसला नहीं, कोई एक भी अगर मेरी बात से समझ जाए तो इट्स माय जॉब। आर्टिस्ट होता है वो ऐसे ही अपने थ्रू मैसेज देता है, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया ऑडियंस को। जी, आपके मैसेज का मोटो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आपने प्यार मोहब्बत आशिकी से हट के इस चीज़ के बारे में सोचा जिससे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ सामने आना और इस पे थोड़ी सी बात करना बहुत जरूरी था। मुझे एक इशू हुआ पूरी परफॉर्मेंस में के, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। नहीं कोई, कैन आई से आप माइंड तो नहीं करेंगे? देखिए, आपने बार बार बोला अम्मी बाइक चाहिए, वो अम्मी है, फाद भाई नहीं है, तो आप बाइक क्यों मांग रहे हो उनसे? नहीं, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जस्ट कीपिंग इट लाइटली। यूनिस, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ क्योंकि आप हमारे शो में एक कहीं ना कहीं मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगी कि इन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। आप क्या कहते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं और चेन स्मोकर्स होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? There's so many influencers जो कहते हैं कि स्मोकिंग क्या, आपको देखिए कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। फायदा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी अच्छी फिल्म्स हैं, नो स्मोकिंग एक फिल्म है, आप वो देखें। स्मोकिंग आप करके अपना तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, आपके अंदर का पूरा सिस्टम तबाह हो रहा है, आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी इनहेल कर रहे होते हैं, तो आप उनको भी खराब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, जैसे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, पैसिव स्मोकिंग है, जैसे उर्शिया नहीं पीती या ये लोग नहीं पीते, और मैं एक्टिव स्मोकिंग कर रहा हूँ, इसके साथ पैसिव स्मोकिंग हो रही है। तो मेरा जो धुआं है जो मैं इनहेल करके वापस एक्सहेल करता हूँ, वो ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू कि मैं जो फर्स्ट हैंड धुआं ले रहा हूँ। सो प्लीज 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 डोंट स्मोक, और जो ऑलरेडी स्मोक कर रहे हैं तो प्लीज क्विट इट। ब्रेक का टाइम हो गया। थैंक यू सो मच इबाद खान, आप हमारे शो में आए, हमें इतना अच्छा मैसेज दिया। इंशाल्लाह वापस आपको बुलाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ बहुत 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 अमेजिंग एंटरटेनर थे, एक्टर थे, और वो बहुत अच्छी सिंगिंग भी करते हैं, नो डाउट। जो उन्होंने एक मैसेज दिया बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन है वो अंडरस्टैंड करे कि सिर्फ उनकी एक आदत की वजह से जो है वो कितना ज़्यादा नुकसान होता है उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको। ओके जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी नहीं बल्कि जो न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं अच्छी खबर नहीं है।
आज। Okay. तो बेसिकली आप सबको ही पता है कि पिछले 2 सालों से जो है वो पूरी दुनिया एक वबा का शिकार है और बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है। चाहे हम मईशत की बात करें, हमारी रहन सहन की बात करें, सेहत की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे प्यारों को खो दिया है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है, अब ये वबा है, जितना भी इसके बारे में हम बात करते हैं या हमारे जो मतलब साइंसदान हैं, एक ऐसी फोर्स जो उसके ऊपर काम कर रही है, यानी कि एक आपने वैक्सीन लाई, आपने मेडिसिन लाई, लेकिन जो ये कोविड-19 है वो अपना वेरिएंट चेंज कर रहा है, एक नया वेरिएंट, मतलब हम पुरानी चीज़ से भी निकल नहीं पाते कि एक नया वेरिएंट हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह से अगर मेडिसिन की भी बात करूं, पहले अभी रिसेंटली गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है, गुज़िश्ता कुछ महीनों से डेल्टा वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, जिसके लिए जी पूरी दुनिया ने जो है वो वैक्सीन तैयार की, लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की, लगाई उनको, फिर मेडिसिन आई, फर्दर मेडिसिन पर भी काम हुआ। लेकिन अब जो है वो कोविड-19 का अब एक नया ही वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन आ गया है, और वो कितना ख़तरनाक है ये मैं आपको बताऊं कि 70% ज़्यादा ख़तरनाक है ये कोविड का जो पहले का एक वेरिएंट था डेल्टा, उससे भी ज़्यादा फैलेगा। कहते थे कि कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट था वो बहुत ही तेज़ी से फैल जाता था, मतलब अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं एक फ़िज़ा में सांस लेती हूँ तो वो बहुत जल्दी जो है मैं दूसरों को इन्फेक्टेड कर सकती हूँ। लेकिन अब जो ये डेल्टा वायरस था उससे भी ज़्यादा जो कोविड का ये नया वेरिएंट आया है वो बहुत 70 गुना ज़्यादा जल्दी जो है वो बहुत जल्दी फैल जाएगा, मतलब वो शिकार कर लेगा लोगों को। अब सबसे बड़ी बात जो WHO है उसने रिसेंटली रिपोर्ट में ये कहा है कि अभी तक इसका एक होता है ना कि जब भी कोई वबा आती है तो इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कितना ख़तरनाक है और कितना ख़तरनाक नहीं है। लेकिन WHO ने ये बात वाज़े तौर पर कही है कि अब तक की जितनी भी वबाएं थी, अब तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ये जो नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी कि ये एक मुल्क से, ये अब सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान तक की बात नहीं रही, बल्कि ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक किस तरह पहुंचेगा। आप चाहे सफरी पाबंदियां लगा दें या आप कुछ भी करें, परिंदे होते हैं वो उन पर कोई पाबंदी नहीं होती, वो बहुत जल्दी परिंदे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। तो अब ये जो नया वेरिएंट है वो परिंदों के जरिए भी एक दूसरे मुल्क में जो है वो लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। एनिमल से भी ट्रांसफर हो सकता है। एग्जैक्टली, परिंदों से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है। अभी रिसेंटली जो है वो मैंने ये आज ही की बात है, अभी रिसेंटली जो है वो भारत में भी जो है वो नया कोविड का वेरिएंट रिपोर्ट हो गया है। इस पर अभी तहकीक चल रही है कि ये किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। अब मैं आपको इसके इफेक्ट के हवाले से बताऊं या ये बता दूं कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं। हमने जब हम कोविड से डील कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो हमें नज़ला ज़ुकाम इस तरह टेस्ट चले जाना, कहीं ना कहीं जब हमारा टेस्ट चला जाता था हमें एक घंटी बज जाती थी कि अब हमें कोविड हो सकता है और हमें टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन अब जो ये नया वेरिएंट है उसमें हमारी वो चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बॉडी पेन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपके जॉइंट्स पेन होता रहता है आपको। अब इस वेरिएंट में जो है वो आपको जॉइंट पेन्स होगा और साथ में आपकी बॉडी पेन करेगी। ज़ुकाम का कोई इसमें खास वो नहीं दिया गया है कि इसमें ज़ुकाम होगा, इसमें ये कहा गया है कि आपको जो है वो बुखार होगा, बॉडी पेन होगा और आपको खुश खांसी होगी। लेकिन अभी के जो साउथ अफ्रीका में जो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उसमें भी जो है 40 से कम उम्र के लोगों में बड़ी तादाद में जो है वो ये वायरस पाया गया है। यानी कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें ये वेरिएंट जो है वो नज़र आ रहा है। और इसी के जो है वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी पूरी दुनिया में एक जिसे कहते हैं ना हंगामी सूरत हाल, अगेन हम उसी जगह पर आ गए जिस जगह से हम 2 साल पहले निकलने की कोशिश कर रहे थे और हमें लगा था कि ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है, लेकिन दोबारा से हम वहीं पर आ गए। और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अब जैसे हम यूएस की बात करें तो यूएसए ने भी जो है पाबंदियाँ लगा दी, सफरी पाबंदियाँ लगाई है। और जो है वो सऊदी अरबिया ने भी जो है वो इस पर मुकम्मल तौर पर सफरी पाबंदियाँ जो है वो आयद कर दी है। मतलब कि 14 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको जो है वो सफरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि वो नहीं आ सकते। अब जो साउथ अफ्रीका है उसकी तरफ से ये एक वाज़े तौर पर स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि हमने जो है वो बताया, हम तो दुनिया को आगाह करना चाहते थे कि हमारे मुल्क में ये वबा आ चुकी है और ये नया वेरिएंट आ चुका है, लेकिन हमारे ऊपर क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ लगा दी, हमें एक ऐसा स्टेट बना दिया कि जिसे नज़रबंद कर दिया गया है। क्योंकि जनूबी अफ्रीका जो है उससे मुकम्मल तौर पर तमाम स्टेट्स
इसने राब्ता ख़त्म कर लिया। ये चीज़ चाहे मैं हमारी जो हुकूमत है उनसे भी जो है मैं एक मामूली सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जहाँ तमाम तर लोगों ने जो है वो सफरी पाबंदियाँ आयद की, वहीं हमारा वैसे तो हमारा कनेक्शन बहुत कम है जनूबी अफ्रीका के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर भी जो है वो ये चीज़ आयद होती है कि हम एक जो बंदा आता है दूसरे मुल्क से उसकी बहुत 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 ज़्यादा जो है उसको नज़र रखा जाए, उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो क्वारंटीन किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको टेस्ट किया जाए और उसकी जो एंटीबॉडीज़ है उनकी तादाद भी देखी जाए। और अब हमारा जो सिंध है उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह तौर पर कही है कि इस वायरस से आप इसी तरह बच सकते हैं। जिन लोगों ने अपनी 2 डोज कंप्लीट कर ली है उनको अब जी बूस्टर लगाना लाजमी होगा। अच्छा, क्योंकि मुल्की सतह पे जब बात होती है या आलमी सतह पे बात होती है तो सना मैं आपकी बात से, क्योंकि जाहिर सी बात है रिसोर्सेज होती हैं, हम एक रिसोर्सेज से नहीं, हम चेक करते हैं वी आर एंकर्स राइट। तो एंकर पर्सन भी कोई ना कोई रिसोर्स को फॉलो अप करता है, उसको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तभी हम यहाँ पे बैठ कर आपको मेक शो करते हैं कि अवेयरनेस दे। लेकिन मेक शो करने का अगर कोई मैं बात कर रही हूँ तो मैं भी किसी रिसोर्स के हिसाब से ही बात कर रही हूँ, वो कभी ना कभी हम लोगों की ही बात से जो है अगेंस्ट जा रहा होता है। जैसे यूनुस ने कोई बात की, अनम ने कोई बात की, मेरी जो बात है, मेरी जो रिसोर्स है वो इनकी रिसोर्स से बहुत डिफरेंट है। तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट जो है, जनूबी अफ्रीका सेम वही है, इंग्लिश में और उर्दू में, जनूबी अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है, तो ये जो वायरस ओमिक्रॉन जो सबसे पहले साइंटिस्ट जो हैं साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया है, उन्होंने WHO से कांटेक्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, हिस्ट्री की ये बात है, इस यहाँ से आप रिलेट करेंगे कि अभी जो है हमारी 19वीं सदी से आप कह लें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वायरस जो है दरियाफ्त किए गए थे साउथ अफ्रीका से, फैले गए थे। ये कोरोना वायरस है जो चाइना से जो है रिलेट किया और चाइना से ही फैला और फिर पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन अभी जो अमेरिका, क्योंकि अगेन जो है सबसे पावरफुल कंट्री की पूरी दुनिया सुनता है, एक लीडर कंट्री अगर आप कह दें कि लीडर कंट्री इसलिए क्योंकि वो हमेशा हर मामलात में बोलता है, हेल्थ के मामले में बोलता है, वुमेन्स राइट्स के बारे में बोलता है, ह्यूमन राइट्स के। ओमिक्रॉन जो वायरस है तो अब साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने कहा कि इस तरह से आप हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने और यूरोप ने कहा है कि साउथ अफ्रीका से कोई ट्रैवलिंग कुछ नहीं होगी, ना आपके बिजनेसमैन आ सकते हैं, ना आप बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारी आलमी सतह पर जो है पाकिस्तान से भी कहा जाता है कि अभी पाकिस्तान से भी कहा है कि साउथ अफ्रीकन जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए जो आप SOPs हैं वो डिफरेंट करें, मोर स्ट्रिक्ट करें, उन्हें वीज़ाज ना दें, उन्हें मतलब आप बहुत सारी चीज़ें। तो उनकी ये अपील है कि हमने तो अपना फ़राइज़ अंजाम किया, अपना फ़र्ज़ समझ के आपको WHO को जो इन्फॉर्म किया है कि ये वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, एक तो इसका नाम इतना मुश्किल है कि 10 दफ़ा मुझे मिक्रॉन, क्योंकि वो जो है पेरिस के जो प्राइम मिनिस्टर मिक्रॉन आ रहे हैं, आई रियली कंफ्यूज अबाउट द मिक्रॉन और ओमिक्रॉन। तो एनीवेज मैं बात यहीं पे इख्तिताम करूंगी कि साउथ अफ्रीका की पहले भी जो हालत है उस मुल्क की गुर्बत से, कोई ऐसे सबको पता है कि वो गरीब मुल्क है, तो उन्होंने कहा है कि जब कोरोना वायरस का फैला जाने का खतरा होता है तो मुल्क की इकोनॉमी और ज़्यादा जो है ख़राब हो जाती है। तो हमें बिजनेस का हमें कहा जाए कि हम स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करें, SOPs हमारे लिए लगा दिए जाए, लेकिन सफ़र पे पाबंदी ना ऐड की जाए। जो ये वही दिक्कत हुई साउथ अफ्रीका के साथ, जो बोले कुंडी वही खोले। ये वेरिएंट इंग्लैंड में भी आया है, न्यूजीलैंड में भी आया है, ब्राजील में भी आया, इंडिया में भी, ये फिलीपीन, इसराइल में भी ये आया वेरिएंट। मुझे मैं थोड़ी सी जल्दी से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता दूं कि जैसे समझें कि ये जो एक तरह से एक थ्योरी है कि बायो वेपन है। अब वो लोग जो इम्यून थे पहले कोविड-19 से, कोरोना से, वो अब फिर डेल्टा इन्होंने फेंका, फिर डेल्टा से जो इम्यून थे अब ये वो आ रहा है। फर्दर ये पॉपुलेशन इट्स अ बिग स्कैम। और मेरा एक ओपिनियन है, मैं खुद वैक्सीनेटेड हूँ, सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, बट हैविंग सेड दैट कि ये एक तरह से एक वर्ल्ड पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश है। इट्स अ थ्योरी, इट्स नॉट प्रूवन येट, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो प्लीज 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 आप वैक्सीन लगाएं। देखिए लोग अक्सर कह रहे हैं हम 2 साल में मर जाएंगे, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो जस्ट बी ओपन अबाउट इट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड आवर शो। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ये कहूंगी कि ये जो कोविड की जंग चल रही है वो आखिर है क्या ये सोची समझी साजिश है? इस पर मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, फरवरी में, तो इंतजार कीजिएगा। वाई फरवरी? वो फरवरी में पता चलेगा। 14 फरवरी को सना आके अपना खुलासा करेंगे यहाँ पे। शो का टाइम खत्म हो गया। प्लीज एंड द शो।
अच्छा, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इन्होंने अपनी बात को रखा है और ये वाकई में जो है मुझे लगता है कि जो कोविड-19 है ये मुझे लगता है सिलसिला चलता ही रहेगा, इसके साथ ही हमें जीना है, मरना है। तो अपनी प्लीज़ मास्क और ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी ज़रूर यूज़ करें और इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कतराएं मत कि मुझे ये मास्क नहीं लगाना, मुझे अपने फैशन करने हैं। मुझे लगता है प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है और अब हमारे जाने का वक्त भी हो गया है, तो हम सबको आप इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।